तो बच्चों मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ कि इस पूरे चैप्टर में दैट इज रूलिंग द कंट्री साइड, इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द कंपनी बिकम्स द दीवान. ओके, द सेकेंड टॉपिक इज इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर. थर्ड टॉपिक क्रॉप्स फॉर यूरोप एंड द फोर्थ टॉपिक इज ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग इस पूरे टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी फाइनली दीवान कैसे बनता है और उसके बाद उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई एग्रीकल्चर के अंदर और कौन कौन से क्रॉप्स थे जो यूरोप और दूसरे रीजन्स में ग्रो हो रहे थे और इंडिया में फिर कौन कौन से कंडीशंस में ये सारे क्रॉप्स इंडिगो और ओपियम इनका कैसे यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हुआ एंड व्हाट इज दिस ब्लू रिबेलियन एंड व्हाट हैपेंड as it in the consequences of this blue rebellion. Okay, so let's start today's topic with the first subtopic here, that is the company becomes the diwan. Okay, तो बच्चों जब हम लोग जो हमारा लास्ट चैप्टर था तो हम लोगों ने वो चैप्टर खत्म किया था टॉकिंग अबाउट द कंपनी कि आप लोगों को मैंने बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर मिला था 1600 में बाय क्वीन एलिजाबेथ वन, राइट. और उसके बाद वो लोग इंडिया में ट्रेडिंग करना उन्होंने शुरू किया था और बेसिकली वो लोग तो ट्रेड करने आए थे इंडिया में. बट आप लोगों ने देखा धीरे धीरे बहुत सारे वॉर्स होने के बाद एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, फिर पंजाब एंग्लो सिख वॉर, ऐसे बहुत सारे वॉर्स हुए थे. धीरे धीरे वो लोग ट्रेडिंग के साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक्वायर करना शुरू किया. फाइनली हम लोगों ने देखा कैसे उन्होंने अपना एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी सेटअप किया था और कौन से 3 मेन प्रेसिडेंसीज थे उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में. सो द फर्स्ट वन वाज बंगाल, द सेकंड वन वाज बॉम्बे एंड द थर्ड वन वाज मद्रास, राइट. और फाइनली जब हम लोगों ने देखा द बैटल ऑफ बक्सर दैट टुक प्लेस इन 1764, उसके बाद 1765 में उन लोगों को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद कैसे उनको दीवानी राइट्स मिली ऑफ बंगाल एंड देन बिहार एंड उड़ीसा. तो अब हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी जब वो दीवान बन गए थे उसके बाद कैसी चीजें उनकी बदलनी शुरू हुई और कैसे दे स्टार्टेड रूलिंग द कंट्री साइड हियर इन इंडियन टेरिटरी. ओके, सो लेट अस सी हियर. On 12th August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal, and apart from that, Bihar and Odisha. Diwani rights was accepted by Robert Clive. तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में जब हम लोग बैटल ऑफ प्लासी की बात कर रहे थे तो उसमें मेन रोल किसका था, हमारे जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे वो मद्रास से अपनी पूरी आर्मी लाते हैं एंड ही फॉट विद सिराजुद्दौला और किस तरीके से उन्होंने उसको हराया एंड आफ्टर दैट ही टुक द होल कंट्रोल ऑफ द नवाब्स, राइट. तो फाइनली जब बैटल ऑफ बक्सर कंप्लीट हुआ था और उसमें फाइनली जब ब्रिटिश जीते थे तो इट वाज ऑन 12th अगस्त 1765 जो मुगल एम्परर थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दिया. किसका, बंगाल का, देन बिहार एंड ऑल्सो उड़ीसा. तो ये हमारा पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी है, ये पूरे रीजन जो बिहार और उड़ीसा का आप करंट आज जो देखोगे मैप में तो आप लोग बिहार और उड़ीसा आज तो अलग अलग जगह पे, राइट. लेकिन उस टाइम पे ये पूरा जो प्रोविंस था बंगाल प्रोविंस उसमें बिहार और उड़ीसा दोनों आते थे. तो दीवानी राइट्स कहने का क्या मतलब है आपको मैंने पहले भी समझाया था कि दे गॉट द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पेजेंट्स और द जमींदार्स और इनफैक्ट जितने भी राजाज और जो भी रूलर्स थे वो लोग उनसे भी गिफ्ट्स और ये सारे रेवेन्यूज उन्होंने टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू किया था ब्रिटिश पावर ने. ओके, सो एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. तो इसका क्या मतलब है कि अगर वो दीवान बन गए तो कंपनी दे बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि जो भी रेवेन्यूज जो भी टैक्सेस चाहे वो आर्टिजन से हो चाहे वो पेजेंट से हो या राजा से किसी से भी जो भी टेरिटरी उनके कंट्रोल में है वहां के वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे. जितनी भी रेवेन्यूज आएंगी वो सब कुछ कंपनी के पास जाने वाली थी, राइट. दैट वाज द दीवानी राइट. हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट द मुगल एम्परर ही इज गिविंग द दीवानी राइट्स हियर टू रॉबर्ट क्लाइव. ओके, उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि जैसे उन लोगों को ये दीवानी राइट्स मिला नाउ दे वर बिकमिंग द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर. तो ऑब्वियसली जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी दे वर एक्सपैंडिंग हियर इन द इंडियन टेरिटरी. आप लोगों ने देखा पहले तो बंगाल की तरफ सिर्फ थे ये लोग पर धीरे धीरे साउथ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट, तो इन लोगों ने धीरे धीरे अपना पूरा रूल स्टैब्लिश करना शुरू किया था हमारे इंडियन टेरिटरी में. नाउ द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट सॉ इटसेल्फ प्राइमरली एज अ ट्रेडर. तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में कि वैसे तो वो लोग ट्रेडिंग करने आए थे बट धीरे धीरे उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे जितने भी एम्परर्स हैं काफी वीक हो रहे हैं तो
तो धीरे धीरे रेसिडेंट्स जो थे उनके थ्रू ये लोग इंटरप्ट करने लगे, इंटरवीन करने लगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन वो लोग दीवान तो बन गए थे, दे गॉट दी राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यूज फ्रॉम दीज पेजेंट्स, आर्टिजन्स एंड ऑल द पीपल एंड द टेरिटरी दैट वाज अंडर देयर कंट्रोल, बट वो लोग अपने आप को एज अ ट्रेडर पहले देखते थे। ओके, सो द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एंड बाय सिल्क एंड फाइन कॉटन एज चीपली एज पॉसिबल। तो इनका बेसिकली क्या एफर्ट रहता था कि जितना ज्यादा ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं वो रेवेन्यूज को बढ़ाते जाते थे, बहुत से बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे, ताकि जो भी ये सिल्क और कॉटन प्रोडक्ट्स ये हमारे यहाँ से खरीद रहे काफी चीपली ये लोग यहाँ से खरीदना शुरू करें। ओके, और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करें अपने ब्रिटेन में। नाउ बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। तो बच्चों 1865 के पहले, ओके, इनको 1765 में मिल गया था दीवानी राइट्स, तो 1865 के पहले अगर हम लोग ईयर 1865 देखें तो कंपनी जो है जो भी गुड्स यहाँ से खरीदी थी इन रिटर्न उनको क्या देती थी, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, तो उनको गोल्ड एंड सिल्वर देना पड़ता था और रिटर्न में फिर जितने भी गुड्स थे वो लोग खरीदते थे। ऑल्सो नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो अब क्या होने लगा कि वो लोग रेवेन्यूज क्यों इंक्रीज कर रहे थे, क्योंकि ये उनके लिए प्रॉफिट थी, राइट, कि जितने भी उनको रेवेन्यूज मिल रहे थे कोई भी चीज में, चाहे वो पैसे में हो, क्रॉप्स में हो या फिर गोल्ड सिल्वर इन सारी चीजों में हो, तो अब वो ये रेवेन्यूज को ही यूज करते थे अपने जो भी प्रोडक्ट्स वो लोग इंडिया से खरीदते थे और वापस से वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। ओके, और वहां फिर वो लोग बहुत हायर प्राइस पे उसे सेल करते थे, जो मैंने आपको मर्केंटिलिज्म बताया था, दैट बाइंग द प्रोडक्ट एट चीपर रेट एंड सेलिंग इट एट अ हायर कॉस्ट, राइट। तो ये पूरा सिस्टम इनका ट्रेडिंग का ऐसे चल रहा था कि ये लोग बहुत प्रॉफिट में आ रहे थे इंडिया से वो लोग ट्रेडिंग करके। ओके, बट आफ्टर सम टाइम it was observed that there was problems in the Bengal economy। तो बेसिकली ये पूरा इन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी, तो बंगाल से। तो आप अभी इंडिया का मैप देखोगे तो यू कैन सी द बंगाल रीजन हियर, राइट। तो ये आप असम से बॉर्डर करते हुए बांग्लादेश से बॉर्डर रीजन जो हमारा है वही है हमारा वेस्ट बंगाल, राइट। तो आप ये मैप में भी देख सकते हो कि बंगाल कहाँ पे है। नाउ लेट अस सी व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन द बंगाल इकोनॉमी। Bengal economy was facing a deep crisis. Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to company at low prices. तो बच्चों जितने भी आर्टिजन्स थे जो क्राफ्ट्स बनाते थे या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते थे वो लोग अब विलेजेस में रहते थे, राइट। तो उनको ये विलेजेस छोड़ना पड़ रहा था, व्हाई, बिकॉज उनको अपने सारे गुड्स जितने भी गुड्स थे ये ब्रिटिश को या कंपनी को बहुत ही कम प्राइस पे बेचना पड़ रहा था, राइट। तो ऑब्वियसली इनको कम प्राइस मिल रहा है तो ये लोग बहुत लॉस में जा रहे थे, इनको तो कोई प्रॉफिट हो नहीं रही थी। तो धीरे धीरे जितने भी आर्टिजन्स थे वो पूरा रीजन छोड़ रहे थे, वो लोग भी माइग्रेट कर रहे थे दूसरे रीजन में। ऑल्सो व्हाट हैपेंड, peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them। अब आप लोगों ने देखा कि इनको सारे रेवेन्यूज कलेक्ट करने थे, तो ऑब्वियसली ये रेवेन्यूज कलेक्ट करने के लिए पेजेंट्स के पास भी जा रहे थे। तो पेजेंट्स जो भी प्रोडक्शन इनका हो रहा था एग्रीकल्चर से, ये लोग जो रेवेन्यू था काफी हाई हुआ करता था, टैक्स जो भी इनको पे करना था बहुत ज्यादा अमाउंट का होता था और पेजेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था ये सारे रेवेन्यूज पे करना। तो वो लोग हमेशा लोन में चले जाते थे। ऑल्सो दे वर नॉट एबल टू पे दोज ड्यूज। ऑल्सो व्हाट हैपेंड, in 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal। Again important point to understand here कि 1770 में बहुत ही टेरिबल फेमीन यानी कि सूखा, मतलब कि ब्रॉड वाला सीजन जो होता है जहाँ पे बहुत बारिश नहीं हो रही है, कुछ एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा कंडीशन आ गया था बंगाल में। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर वाज द मेन स्टे हियर इन द इकोनॉमी बंगाल के लिए। तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी पेजेंट्स के लिए या फिर जो लोग इस एग्रीकल्चर से कनेक्टेड थे। और ये फेमिन ने 10 मिलियन पीपल वर किल्ड इन बंगाल इन दिस फेमिन। तो यू कैन सी कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो थे ये बंगाल इकोनॉमी में शुरू हो गए थे। द बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस ड्यू टू दीज रीजंस हियर। Okay, now it is important for you to understand these reasons so that we can understand why it was needed for the British to improve the agriculture। पूरे सिस्टम में ये पूरा इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत क्यों थी। तो बच्चों अब आप लोग समझो कि जैसे ब्रिटिश लोगों ने देखा कि ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत डीप क्राइसिस चल रहा है और उसके बाद सारा कंडीशंस जो है डिटोरिएट करने लगा, तो दे थॉट इट इज वेरी मच नीडेड फॉर देम कि इनको एग्रीकल्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर नहीं इंप्रूव करेंगे तो इनको जो रेवेन्यूज कलेक्ट करना है वो तो इनको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पेजेंट्स भी वर्क नहीं कर पाएंगे ऐसे कंडीशन में, राइट। सो नाउ दे थॉट दैट इट इज रियली वेरी मच द नीड वाज देयर टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। अब जब एग्रीकल्चर की हम लोग बात कर रहे हैं तो लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंट सिस्टम्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल हियर। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर इज
that the first settlement or the first system that was introduced by the British to improve the agriculture was the permanent settlement. हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे, बट आप ये तीनों नाम याद रखना. Second was the महलवाड़ी settlement and the third one is the रैयतवाड़ी settlement. अब एक एक करके हम देखते हैं कि ये कौन कौन से सिस्टम्स थे जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया और हर एक के अंडर क्या क्या नए नए सिस्टम्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट आए थे इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर. सो लेट अस टॉक अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट हियर. तो बच्चों परमानेंट सेटलमेंट क्या है? नाउ द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल प्रोविंस. ओके, तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि 1770s में बंगाल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डीप क्राइसिस होने लगी थी. आर्टिजन्स लोग छोड़ रहे थे विलेजेस को, पेजेंट्स भी जितने भी ड्यूज थे वो लोग पे नहीं कर पा रहे थे और ऊपर से एक फेमिन भी आ गया था दैट किल्ड 10 मिलियन पीपल. तो क्या हुआ कि सब कुछ कंपनी देख रहे थे, ऑब्वियसली वो भी उनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था. सो दे डिसाइडेड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सिस्टम दैट वाज प्रेजेंट इन आवर कंट्री. तो सबसे पहला सेटलमेंट वो लोग लाते हैं परमानेंट सेटलमेंट. ओके, और ये कब इंट्रोड्यूस होता है? 1793 में. एंड हु इंट्रोड्यूस्ड दिस? लॉर्ड कॉर्नवालिस. नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू. ये सारे डेट्स, नाम, ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा. नाउ इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बंगाल प्रोविंस हियर, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पे फैमिन और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो इस रीजन में आप देख रहे हो कितना क्राइसिस हो रहा था. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सेटलमेंट. सो बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजास एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स. तो ये क्या होता है बच्चों? तो उस सेटलमेंट में क्या हुआ था कि जितने भी राजाज या तालुकदार्स होते थे, जो वहां के बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स. ओके, तो जितने भी बंगाल प्रोविंस में छोटे छोटी जगह है, तो वहां के जितने भी राजाज और तालुकदार्स थे उनको जमींदार्स की तरह देखा जाता था. ना, हु आर दी जमींदार्स? पीपल हु हैव अ कंट्रोल ऑफ लैंड अंडर देम. ओके, अब हम समझते हैं क्या हुआ. अब जमींदार्स जो थे हमारे राजाज और तालुकदार्स को बनाया गया. नाउ दीज जमींदार्स वर आस्क्ड to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. तो परमानेंट सेटलमेंट क्या है बच्चों? की ऐसा सेटलमेंट जो राजाज और तालुकदार्स जो थे उनको जमींदार्स बना के किया गया था, और जमींदार्स जो थे उनको रेवेन्यूज जो है वो कलेक्ट करना था या रेंट कलेक्ट करना था पेजेंट से, और वो जितना भी रेंट कलेक्ट कर रहे उसका रेवेन्यू जो है उनको कंपनी को देना था. तो बेसिकली सेटलमेंट वाज बिटवीन द कंपनी एंड द जमींदार्स. एंड हु वर दीज जमींदार्स? द राजाज एंड द तालुकदार्स. ओके, also the amount to be paid was fixed permanently. तो जो अमाउंट इनको पे करना था वो बिल्कुल परमानेंटली फिक्स किया गया था. ओके, तो कहने का क्या मतलब है बच्चों कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, चाहे कितना भी प्रोडक्शन हो, एक फिक्स रेवेन्यू थी जो कि जमींदार्स को पेजेंट से कलेक्ट करके कंपनी को देना था. Also, it was thought that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and encourage the zamindars to invest in improving the land. तो ये क्यों किया गया था? ताकि कंपनी को जो है वो रेगुलर रेवेन्यू इनको मिलता रहे, इनकी भी प्रॉफिट होता रहे, और जो जमींदार्स हैं वो लोग ऑब्वियसली जो लैंड उनके अंडर रहेगा दे वुड ट्राई टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दैट लैंड. तो ये रीजन थे जिसकी वजह से ये परमानेंट सेटलमेंट आया बिटवीन द कंपनी एंड द जमींदार्स. ओके, और यहाँ पे जो पेजेंट्स थे उनको रेंट पे करना था टू द जमींदार्स. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? दैट हाउ द कंपनी बिकेम द दीवान. 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिले ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा. And also we talked about the permanent settlement, as in there was the need to improve the agricultural system that was present in India, और ये बंगाल प्रोविंस में शुरू हुआ था. We are going to talk more about the permanent settlement, about the problems of permanent settlements related to the peasants and all the other people, और उसके बाद हम लोग आगे और डिस्कशन करेंगे about the महलवाड़ी and रैयतवाड़ी. So that's all for today. Thank you very much and have a nice day.